हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिटेल में एक्सप्लेनेशंस रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है बेटा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, है ना, अगर 12th की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या आप जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक, या आप नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप जेई स्टूडेंट है, नीट स्टूडेंट्स है या क्लास 12th स्टूडेंट्स है और अपनी फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, फिजिक्स में आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सरकार सर फिजिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। यहाँ पे मैं फिजिक्स के वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप कर सकें। न्यू चैनल है, न्यू चैनल है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा बेटा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी कमी आपको लगती है इस वीडियो में या किसी अदर वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा, ताकि हम उस चीज को इंप्रूव कर सके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम बात करें मास की ना, इसकी बात करते हैं, मास की अगर हम बात करते हैं तो क्या मास को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, है ना। मास की कोई डेफिनेशन है क्या। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मास डिफाइन करना है तो क्या इलेक्ट्रॉन के मास को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या प्रोटॉन के मास को डिफाइन कर सकते हैं क्या। आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास डिफाइंड नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मास, तो मास जो है वो किसी भी बॉडी का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। तो ये हर एक बॉडी के पास, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के पास मास होता है। हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के पास क्या होता है, मास होता है। हर एक बॉडी के पास मास होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मास जो है हर एक बॉडी का क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक प्रॉपर्टीज है, ये एक गुणधर्म है। आप इसको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। सेम एज इट इज अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज क्या है, बेसिकली चार्ज भी जो हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या जो सबस्टेंस हैं, जो मैटर हैं, उनका क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं या जो मैटर्स होते हैं, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिनोमेना को वो शो करता है। तो इसी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज क्या है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब चार्ज किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस भी करता है और उसको प्रोड्यूस भी करता है। चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब इन्हीं फील्ड्स के अंदर उस किसी चार्ज बॉडी को रखा जाता है, किसी चार्ज पार्टिकल्स को रखा जाता है, तो इन्हीं फील्ड की वजह से उन चार्ज पार्टिकल्स पे एक इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये प्रोड्यूस भी करता है और ये उस चीज को एक्सपीरियंस भी करता है। तो मैटर की इसी प्रॉपर्टी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, ये ग्लास रॉड है और आपने इसको सिल्क के कपड़े के साथ आपने रब किया। मान लो ये सिल्क का कपड़ा है। अब जब ग्लास को सिल्क के कपड़े के साथ जब आप रब करोगे, जब रगड़ोगे दोनों को, तो क्या होगा कि ग्लास पे एक टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होगा
ठीक, और सिल्क पे एक दूसरे नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होगा। सेम हमने क्या करा, एक प्लास्टिक का रॉड लिया, एक प्लास्टिक का रॉड लिया, और उस प्लास्टिक के रॉड को हमने किसके साथ रब कर दिया, वुल के साथ या कैट फर के साथ। ये प्लास्टिक का रॉड है ना। तो प्लास्टिक के रॉड को जब आप वुल के साथ रब करोगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक पे एक टाइप का चार्ज इंड्यूस्ड होता है या प्रोड्यूस होता है, और इस सिल्क पे, सॉरी वुल पे जो है या कैट फर पे जो है, एक दूसरे नेचर का चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। जब हम इस ग्लास की रॉड को इस प्लास्टिक के रॉड के पास लेके जाते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ग्लास और सिल्क, सॉरी ग्लास और प्लास्टिक के रॉड को जब एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम एज इट इज, अगर हम दूसरा ग्लास की रॉड ले लें और उसको सिल्क के साथ रब कर ले और दोनों ग्लास की रॉड को पास पास में लेके जाए तो दोनों ग्लास के रॉड में क्या होगा, रिपल्शन होगा। हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि ग्लास की जो रॉड है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम एज इट इज, दो प्लास्टिक की रॉड को अगर पास लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जब उसको हम कैटफर के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे। तो हमने बाय नेचर हमने देखा या तो चार्ज बॉडी जो है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, या वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक साइंटिस्ट रहे थे, तो उन्होंने कैटेगराइज किया कि जो चार्ज है वो दो टाइप्स के होते हैं। उन्होंने कहा टाइप्स ऑफ जो चार्ज है आपका, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज। मतलब जब भी हम बॉडी को रब करेंगे, जब भी बॉडी को रगड़ा जाएगा, जब भी उसको क्या करेंगे हम चार्ज करेंगे, तो दो ही टाइप के चार्ज क्रिएट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक, तो उन्होंने कहा कि नेचर में दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम उन्होंने दिया पॉजिटिव, दूसरे का नाम उन्होंने दिया नेगेटिव। ठीक, और उन्होंने कहा कि जब भी आप ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़ों के साथ रब करोगे तो ग्लास पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, और सिल्क पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये एक नया कन्वेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया। और बाकी जो प्लास्टिक को जब बुल के साथ रब किया गया तो प्लास्टिक पे कैसा चार्ज आएगा, तो अगर प्लास्टिक को ग्लास के पास लेके जाएंगे, अगर अट्रैक्शन होगा तो प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर रिपल्शन होगा तो प्लास्टिक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसके लिए जो कन्वेंशन है वो यही कन्वेंशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कन्वेंशन है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इसी कन्वेंशन का यूज करेंगे, और इसी कन्वेंशन के आधार पर हमने पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको इन्वेंट कर दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे लॉज हमारे बन चुके थे, और उनके पीछे बस यही एक छोटा सा कन्वेंशन था कि ग्लास को जब आप सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास पे जो चार्ज आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और सिल्क पे जो चार्ज आएगा नेगेटिव होगा। और इसी कन्वेंशंस के आधार पर बाद में ये देखा गया, बाद में ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन है आपका इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला हमें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है, तो उसके पीछे का हमारा कन्वेंशन यही था कि ग्लास को जब सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास अपने में से कुछ पार्टिकल्स को सिल्क को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए क्योंकि सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, क्योंकि ग्लास ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिया सिल्क को, है कि नहीं है। तो इसका सीधा सीधा ये इफेक्ट पता चला, सीधा सीधा ये कन्वेंशन से पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन जो है हमारा पॉजिटिव है। ठीक, तो उसके पीछे एक छोटा सा ये कन्वेंशन हमारा है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है दैट इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन
अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है तो उसका मतलब उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा। ठीक, चलिए अब अगर हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम्स यहां पे बनता है। क्या बनता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स? लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है ए, है ना, एक बॉडी है हमारा बी, दोनों का मास मान लेते सेम है, एम ए इज इक्वल टू एम बी। दोनों का मास हमारा सेम है। हमने इस ए को बी के साथ हमने रब किया, दोनों को रगड़ा, तो रगड़ने से क्या आया कि ए पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और बी पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो आफ्टर रबिंग जब ए और बी में चार्जेस प्रोड्यूस्ड होंगे तो क्या उस केस में ए और बी के मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या ए और बी के मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ठीक, वीडियो को पॉज करो, 1 सेकंड सोचो, 2 सेकंड सोचो और बताओ मुझे कि जब बॉडी को, किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, क्या आफ्टर चार्जिंग उस बॉडी के मास पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? ठीक, यस। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है कि जब ए और बी को हमने रब किया तो ए ने बी को क्या कर दिया भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब ए ने बी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻16 सॉरी 31 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये जाएगा ए से बी में तो अपने साथ कुछ मास भी तो लेके जाएगा ना। जब अपने साथ कुछ मास अगर ये लेके जा रहा है इसका मतलब ए बॉडी का मास कम हो जाएगा और बी बॉडी का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आफ्टर रबिंग अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके इसमें उसका मास कम हो जाता है, और किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब उस बॉडी का मास जो है बढ़ जाएगा। ठीक, तो आफ्टर चार्जिंग अगर बात करें तो मास ऑफ ए ये लेस हो जाएगा मास ऑफ बी से। ए का मास जो है वो बी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बी का मास बढ़ जाएगा और ए का मास कम हो जाएगा। क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं यहां पे यूनिट्स लिख देता हूं। यहां पे देखो, जो चार्ज है, चार्ज का जो यूनिट्स होता है यही लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, यूनिट्स। देखो, यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो यूनिट है, एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इसका होता है कूलम, ठीक, और सीजीएस यूनिट जो होता है बेटा ये होता है ईएसयू। ईएसयू होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। और 1 ईएसयू इज इक्वल टू होता है 1 कूलम इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू होता है। तो ये कूलम को अगर ईएसयू में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन्स हम यूज करेंगे। ठीक, और लिख देता हूं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की अगर बात करेंगे तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो इसलिए चार्जेस को जब भी ऐड करेंगे तो हम सिंपली एल्जेब्रिक रूल का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं उसे में। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है वो हमारा ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। चार्ज आपका ट्रांसफर हो सकता है जब हम दो बॉडी को रब करेंगे, है ना। लेट्स से अगर हम दो बॉडी
एक ग्लास की रॉड ले लेते हैं और दूसरा हमारा सिल्क का कोई कपड़ा ले लेते हैं, और जब इन दोनों को आपस में हम रब करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से किस में चले जाएंगे भाई, सिल्क में चले जाएंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाएंगे तो ग्लास पे जो आएगा चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और सिल्क पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब चार्ज क्या हमारा ट्रांसफरेबल है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे कहते हैं इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो सिंपल, अगर हमारे पास दो बॉडी है, लेट्स से ए बॉडी है हमारे पास ए बॉडी है, ठीक, और ए बॉडी पे अज्यूम करते हैं कि कुछ चार्ज है, ये ए बॉडी है, ये हमारा बी बॉडी है, ठीक। इस ए बॉडी पे लेट्स से कुछ चार्ज इसमें प्रेजेंट है। अगर कुछ चार्ज इसमें प्रेजेंट है और इसको एक वायर से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सिंपली क्या होगा, कुछ चार्ज ए से किसमें चला जाएगा, बी में चला जाएगा। और मान लेते हैं बी इनिशियल स्टेज पे बी जो है वो हमारा न्यूट्रल था। तो जब भी एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक चार्ज कंडक्टर्स के साथ या चार्ज बॉडी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज बॉडी से जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है भाई, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोले चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। या जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे न्यूट्रल बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से एक बॉडी पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे बॉडी पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहां पे, तो सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं है तो इसका मतलब उस बॉडी के पास चार्ज नहीं हो सकता है। कोई पार्टिकल जो मासलेस है तो उस पार्टिकल पे चार्ज भी जीरो होगा। ऐसा कोई पार्टिकल अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है जिसके पास मास नहीं है बट चार्ज है, ऐसा अभी तक फिजिक्स में पॉसिबल नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि विदाउट मास बॉडी में चार्ज नहीं हो सकता है। फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल जो पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है, प्रोटॉन भी हमारा फंडामेंटली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन का भी अपना कुछ मास है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी कुछ चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ अपना मास है। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रू मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है बट चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज जीरो है, उसमें न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब उस बॉडी के पास मास है। या हम बात करें न्यूट्रॉन की, है ना, जो हमारा एक और फंडामेंटल जो पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन है, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन पे मास है बट उस पर चार्ज नहीं है, उसका चार्ज जीरो है। ठीक, तो न्यूट्रॉन का मास एग्जिस्ट करेगा बट उस पर चार्ज नहीं है। विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट कर सकता है बट विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट कर सकता है बट विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता, संरक्षित रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेटमेंट है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दिस लॉ आर एज फॉलो। ठीक, देखो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज ना तो कभी क्रिएट हो सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर जरूर हो सकता है बट कभी क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि द नेट चार्ज रिमेन कांस्टेंट इवन थ्रू इट मे नॉट बी जीरो। तो इसीलिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर जीरो भी है
किसी बॉडी में चार्ज या किसी सिस्टम में चार्ज 0 भी है तो वो भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, वो भी हमारा कंजर्व ही रहेगा। या हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात कर सकते हैं कि इफ द यूनिवर्स इज कंसीडर्ड एज होल, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस दैट द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अगर इस पूरे यूनिवर्स को अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, अगर इस पूरे यूनिवर्स को अगर एक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो इस पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज है, वो हमारा कंजर्व है, वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक, इसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कशंस कर चुके हैं कि अगर हम ग्लास के रॉड को या किसी एक मटेरियल को, ये मटेरियल को अगर किसी दूसरे मटेरियल के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना। जैसे ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब किया, तो सिल्क और ग्लास पे इनिशियली चार्ज कितना था भाई, 0। क्यों इनिशियल चार्ज कितना है, 0? क्योंकि दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों न्यूट्रल है। बट जैसे हम रब करेंगे तो रबिंग से क्या होगा, ग्लास पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम बात करें ग्लास और सिल्क की, तो जितना चार्ज इस ग्लास रॉड पे आएगा उतना ही चार्ज इस सिल्क के क्लॉथ पर आएगा। तो अगर हम फाइनल चार्ज निकालेंगे QF, मान लो इसमें 10 कूलम चार्ज आया पॉजिटिव का, इसमें चार्ज है माइनस का 10 कूलम, तो Q फाइनल जब निकालेंगे 10 माइनस 10 बराबर कितना होगा, 0 होगा। मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या हुआ भाई, 0 हुआ। चार्ज केवल ट्रांसफर हुआ ग्लास से सिल्क में, प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक, ऐसे अगर हम कोई केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक, तो सेकंड एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन जैसे हम सिंपली रिएक्शंस लेते हैं, NaCl का हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं। अगर NaCl का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अगर हम यहां पे बात करें तो वो NaCl के पास कितना चार्ज है भाई, 0 चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल है। Na पॉजिटिव के पास प्लस E चार्ज है, प्लस Cl के पास माइनस E चार्ज है। टोटल चार्ज रिएक्शन के बाद भी कितना है भाई, 0 है। तो यहां पे इस केमिकल रिएक्शन में आपका चार्ज कंजर्व है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, उस केमिकल रिएक्शंस में आपका चार्ज कंजर्व रहता है। क्लियर है, कितनी बातें समझ में आ रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। सेकंड हम बात करते हैं यहां पे, थर्ड रिएक्शंस की हम बात करते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे लेट्स से हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 235 92, पर जब हम एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, ये 0n1 हमारा न्यूट्रॉन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है। जब हम एक यूरेनियम 235 जो कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, जब इसमें हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लिया है ये ब्रेक डाउन हो जाता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में। बेरियम होता है आपका 56 141, क्रिप्टॉन होता है आपका 36 92, प्लस यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स आपके रिलीज होंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत लार्ज स्केल पे आपका एनर्जी यहां पे क्या होता है भाई, रिलीज होता है। तो जब यूरेनियम पे हमने एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग किया तो इससे बेरियम क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन्स और निकले और बहुत लार्ज स्केल पे आपका एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शंस को बैलेंस करूं, इस रिएक्शंस को ऑब्जर्व करूं, तो क्या इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस हो रहा है क्या? तो यूरेनियम 235 92, इसके पास 92 प्रोटॉन है, तो इसके पास टोटल 92 ई चार्ज है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। रिएक्शन के बाद बेरियम के पास 56 ई चार्ज है, क्रिप्टॉन के पास 36 ई चार्ज है। टोटल अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा 92 ई चार्ज है। मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज हमारा क्या भाई, कंजर्व है। टोटल चार्ज हमारा कंजर्व है, टोटल चार्ज हमारा कांस्टेंट है। तो यहां पे भी आपका चार्ज कंजर्वेशन आपका वैलिड है, चार्ज कंजर्वेशन यहां पे हमारा वैलिड है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। सुनाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते हैं
थर्ड, फोर्थ, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन है कि जब अब हैवी न्यूक्लियस पे, ये हमारा एक हैवी न्यूक्लियस है, इस हैवी न्यूक्लियस पे जब हम क्या करते हैं, दो गामा फोटॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं। इस हैवी न्यूक्लियस पे हम क्या करते हैं, टू गामा फोटॉन्स की हम बम्बार्डिंग करते हैं। गामा फोटॉन्स का मतलब हो गया यहां पे गामा रेस। जब गामा फोटॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, तो यहां से क्या होता है, आपके दो पार्टिकल्स का जन्म होता है। एक पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्टिकल है आपका पॉजिट्रॉन। एक -1 बीटा 0 और एक +1 बीटा 0। ठीक, तो ये है हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा पॉजिट्रॉन। ठीक, अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा बेटा वो -E, पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज है वो +E। तो टोटल चार्ज यहां पे हमारा क्या है भाई, कंजर्व है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही हमारा पॉजिट्रॉन पे चार्ज है, तो टोटल चार्ज यहां पे 0 है। रिएक्शन से पहले, क्योंकि ये गामा फोटॉन से ये एनर्जी है, तो इसके पास भी टोटल चार्ज कितना है भाई, 0 है। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद यहां पे भी एनर्जी, सॉरी आपका क्या कहते हैं, चार्ज कंजर्व है। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, मास में। एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, मास में। जो गामा फोटोन है, गामा फोटोन्स के पास जो एनर्जी था वो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, वो मास में कन्वर्ट हो गया। तो E इज इक्वल टू mc² का ये वेरिफिकेशन देता है। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शंस है, ये E इज इक्वल टू mc² को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था हमसे कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और एक फिफ्थ एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल में बात करता हूं, एनिलेशंस ऑफ मैटर। एनिलेशंस ऑफ मैटर, देखो एनिलेशंस ऑफ मैटर की बात करें तो एनिलेशंस का मतलब था नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं, दो हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स को क्या करते हैं, हम बम्बार्ड करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे पे, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिट्रॉन कि जब हम बम्बार्डिंग करते हैं हाई स्पीड से, तो जब ये कोलिजन्स होता है, जब एक दूसरे से क्या कहते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है, यहां से कुछ गामा रेज निकलते हैं, दो क्या निकलते हैं, गामा रेस। ये भी हमारा गामा रेस है। ठीक, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से कोलिजन्स कराते हैं, तो हाई स्पीड में कोलिजन्स कराने से क्या होता है कि आपके गामा रेज यहां से रिलीज होते हैं। तो अगेन यहां पे मास क्या होता है भाई, डिस्ट्रॉय हुआ है। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, पॉजिट्रॉन के पास मास है, जब कोलिजन हुआ वो मास डिस्ट्रॉय हुआ और वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एनर्जी में। तो कोलिजन के पहले कितना चार्ज है, तो कोलिजन के पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है E और पॉजिट्रॉन के पास है +E, टोटल चार्ज हो गया आपका 0। और क्योंकि रिएक्शन के बाद, कोलिजन के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, गामा रेस, और गामा रेस के पास आपका एनर्जी, सॉरी क्या कहते हैं, चार्ज कितना है, 0, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी के पास कभी भी चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए कोलिजन्स के पहले और कोलिजन्स के बाद अगर हम देखेंगे तो चार्ज हमारा कंजर्व है। कोलिजन के पहले भी चार्ज 0 है और कोलिजन्स के बाद भी चार्ज 0 है। तो ये एनिलेशंस ऑफ मैटर भी चार्ज कंजर्वेशन को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि चार्ज यहाँ पे भी हमारा कंजर्व है। और ये E इज इक्वल टू mc² को फिर से क्या करता है, ये वेरीफाई करता है कि हाँ, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किससे रिलेटेड, ये एग्जांपल थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सारा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, देखो इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लगभग लगभग लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल करा दो,
ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करा दोगे, लाइट की स्पीड अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज बॉडी अप्रॉक्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, उस केस में भी उस बॉडी पे जो चार्ज होता है वो चार्ज चेंज नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं दैट इज द इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे हम इसको? इनवेरियंस ऑफ चार्ज बोला जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है? ठीक, तो इसलिए हमने लिखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वेलोसिटी से क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर मास की बात करते हैं तो मास आपका डिपेंड करता है, जो मास है, मास आपका डिपेंड करता है, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, आपका चार्ज वेलोसिटी, सॉरी क्या कहते हैं, लेंथ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मास की बात करते हैं तो मास m बराबर होता है आपका m नॉट दैट इज द रेस्ट मास डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन को अप्रॉक्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चार्ज आपका चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ भी आपका स्पीड के साथ चेंज हो जाता है, दैट इज एल नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सेम एज इट इज आपका टाइम भी स्पीड के साथ चेंज होता है, टी दैट इज टी नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक, तो लेंथ भी चेंज होता है, मास भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होता है, बट चार्ज चेंज नहीं होता है। तो चार्ज किसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज इनवेरियंस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, अगर ये रेस्ट पर है तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट कंडीशन है कि चार्ज यहां पे किसमें है, किसमें होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अगर चार्ज मोशन स्टेट में है, मूविंग स्टेट पर है, अगर ये मूव कर रहा है यहां पे, है ना, v वेलोसिटी से, अगर ये मूव करेगा तो ये अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक मूविंग चार्ज जब वो मोशन के स्टेट पर होता है, जब वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब एक स्टैटिक चार्ज जो कि रेस्ट में रहता है, तो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशंस करना है। ठीक, चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन क्या होता है चार्ज का, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? ठीक, तो सिंपल आप समझना कि जब हम एक ग्लास की रॉड को, या सिंपली हम मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, ये और भी दो बॉडी है ना, एक बॉडी है, ये हमारा बी बॉडी है। इन दोनों को आपस में बहुत रगड़ते हैं हम लोग, इसको चार्ज करने के लिए इन दोनों को आपस में बहुत रगड़ा जाता है। जब रगड़ते हैं तो इस ए पे कुछ मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, और बी पे आ जाता है कुछ नेगेटिव चार्ज। बी पे क्या आ गया भाई, कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया? क्योंकि ए ने अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करा भाई, बी को ट्रांसफर कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन ए में हो गए कम और बी में हो गए ज्यादा, तो इसकी वजह से बी पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज और ए पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम बात करें बेटा यहां पे कि अगर ए बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है या ए अगर बी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि वो ए बी को 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे? कमेंट सेक्शन में लिखना यस या नो। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या ए बी को? क्या ए बी को 3.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है क्या? क्या ए बी को
10/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वो कभी भी डेसिमल में या कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल होगा? तो आप कहोगे सर जब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब ए में से जब बी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इंटीजर के फॉर्म में जाएंगे। किसके फॉर्म में जाएंगे भाई? वो इंटीजर के फॉर्म में जाएंगे। मींस ए से अगर बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। ठीक, तो यहां पे व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी can have only discrete values rather than any values, the quantity is said to be quantized. The smallest charge that can exist in nature is the charge of an electron if the charge of an electron is taken as the elementary unit. ठीक, तो चार्ज जो है वो हमेशा किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो इस डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंटिन्यूअस का मतलब यही हो गया कि 1.5 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1.2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1.3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1.4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो 1 एग्जिस्ट करेगा या 2 एग्जिस्ट करेगा। 2 करेगा, 3 करेगा, 2 और 3 के बीच में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकती, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज प्रोड्यूस हुआ या किसी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ या ट्रांसफर हुआ, उस पे चार्ज का जो वैल्यू होगा वो हमेशा होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। किसके बराबर होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक, जहां पे E जो है वो हमारा एलिमेंट्री यूनिट है चार्ज का, कितना भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक, और n जो है यहाँ पे इंटीजर है, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी इंटीजर हो सकता है, बट इंटीजर होगा यहाँ पे, डेसिमल और फ्रैक्शन में वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगा। कितनी मतलब समझ में आ रहा है? कितनी मतलब समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये हो गया, मैं सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए चार्ज से रिलेटेड। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशंस करेंगे कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, या इस किसी अदर टॉपिक्स का अगर वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नेम कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आप सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में, तो जो भी आप सजेशंस देंगे कमेंट सेक्शन में बेटा, उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस में जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।